हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो आरएस मेंस 2021 है, जो 20 एंड 21 मार्च 2022 को आयोजित हुआ था, तो उसके अंदर जो पेपर 1 है उसके यूनिट 3 का पार्ट 1 सोशियोलॉजी के जो क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन अपन यहाँ देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वह पहला क्वेश्चन है 2 मार्कर में, शारदा एक्ट क्या है। कि पहला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट क्या है। बाल विवाह पर पूर्णतया रोक लगाने हेतु 1929 में अजमेर के हरविलास शारदा के प्रयासों से इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके द्वारा 28 सितंबर 1929 को शारदा एक्ट पारित किया गया। इसे बाल विवाह निरोधक अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम में विवाह के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है, और जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वह है 18 वर्ष या इससे अधिक और 14 वर्ष या इससे अधिक, लड़के और लड़की की अलग अलग। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये 2 मार्कर क्वेश्चन था। इसका 2 मार्क्स में 15 वर्ड के अंदर इसका आंसर देना था, 2 मार्क्स का था ये। एंड फ्रेंड्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं अन्य जो पेपर्स है उसके सेक्शंस है उनका सॉल्यूशंस भी इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और पहले भी इसमें प्रोवाइड करवाए हुए हैं कई जो पेपर है उनके सॉल्यूशंस और इम्पोर्टेंट आपके मटेरियल इस चैनल पे उपलब्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 2, जाति व्यवस्था असमानता को कैसे बढ़ाती है। तो जाति व्यवस्था असमानता को कैसे बढ़ाती है, इसका होगा आंसर, जाति व्यवस्था निम्न कारणों से असमानता को बढ़ावा देती है। तो जाति व्यवस्था में जो निम्न जातियों का उच्च जाति के साथ विवाह है, खान पान है, सामाजिक सहवास है, उसको रोकती है। और एक अंतर्विवाह है कि जाति के अंदर ही विवाह होगा, बहिर्विवाह नहीं होगा, अन्य जातियों में विवाह नहीं होगा। और जाति के निश्चित और जो जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है, वंशानुगत व्यवसाय, परंपरागत व्यवसाय होता है, उसी को बढ़ावा देती है। वही व्यवसाय जो व्यक्ति है, एक पीढ़ी है, उस व्यवसाय को ही अगली पीढ़ी उसी व्यवसाय को करेगी, तो इससे कम मौका मिलता है आगे बढ़ने का, तो ये असमानता उत्पन्न करती है। उच्च जाति का निम्न जाति के प्रति भेदभाव, कि भेदभाव भी इसमें इसका हिस्सा है, असमानता को जाति व्यवस्था में जो असमानता है उसको बढ़ाने का। धार्मिक जीवन एवं परंपरावादी जीवन, तो धार्मिक जीवन एवं परंपरावादी जीवन में जैसे आप देख सकते हैं छुआछूत जैसी कई समस्याएं हैं, उसमें इनको वरिष्ठता नहीं दी जाती है। निम्न जातियों को उच्च जातियों के द्वारा मंदिरों में कई जगह प्रवेश नहीं दिया जाता है, और अन्य कई पहलू है जो धार्मिक जीवन है परंपरावादी जीवन भी असमानता को बढ़ाते हैं। जाति पर आधारित राजनीति तथा जातियों का असमान विकास जातिगत असमानता को बढ़ावा देता है। तो फ्रेंड्स, ये जो कारण है वो जाति व्यवस्था में असमानता को बढ़ाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में होगा, राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन पाने के क्या आधार है। जो राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन है उसके पाने के आधार या पात्रता, तो इसमें आयु होनी चाहिए 58 वर्ष या इससे अधिक पुरुषों की, महिलाओं के 55 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, 58 से 75 वर्ष है उन्हें 750 रुपये प्रति मासिक पेंशन दी जाती है, और 75 वर्ष से अधिक वालों को 1000 रुपये मासिक दिए जाते हैं। और महिलाओं में 55 से 75 तक 750 रुपये मासिक, और 75 वर्ष से अधिक 1000 रुपये मासिक। और आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यदि राज्य में कोई बूढ़े व्यक्ति किसी अन्य योजना का लाभ ले रहे हो, यदि अगर वह व्यक्ति जो इस योजना का लाभ लेना चाहता है वो अन्य योजना का लाभ ऑलरेडी ले रहा है, तो वह इस योजना में पात्र नहीं होगा, उसका लाभ नहीं ले सकता। एक ही योजना का लाभ ले सकते हैं। राज्य के बुजुर्ग व्यक्तियों के परिवार की जो वार्षिक आय है वह 48,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी वह वृद्धावस्था पेंशन पाने के पात्र होंगे। तो फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 4 है, वैश्विक गांव क्या है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ऐसा आवासीय स्थान जहां विभिन्न देशों, विभिन्न मान्यताओं, विभिन्न धार्मिक मान्यताओं, विभिन्न विचारों के सभी लोगों के रहने की व्यवस्था एक जगह होती है, सभी लोगों की रहने की व्यवस्था की जाती है, उसे ही वैश्विक गांव कहते हैं। अर्थात विश्व के लोगों का एक दूसरे से जुड़ना, कि कितनी ही दूरी पर हो वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अपने आपस में संपर्क में हैं, तो यही वैश्विक गांव कहलाता है। और इस जुड़ाव का माध्यम क्या हो सकता है, यातायात हो सकता है, व्यापक संचार नेटवर्क हो सकता है, या और कुछ भी हो सकता है, इसे ही वैश्विक गांव कहा जाता है। ये 2 मार्क्स का था आपका। क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए। 2 मार्क्स। अवैध निजी लाभ के लिए सरकारी अधिकारियों द्वारा अपनी स्वयं की विधायी शक्तियों का उपयोग करना, चुनावी प्रक्रियाओं को विकृत करना और कानून के शासन को विकृत करना, नौकरशाही दलदल पैदा करके लोकतांत्रिक संस्थान है उनकी नींव पर हमला करना, यही राजनीतिक भ्रष्टाचार है। अर्थात अपने स्वार्थ के लिए जो प्रशासन है या राजनीतिक जो अपना कुछ भी नहीं है, उसमें सरकार का है, सभी विधायी शक्तियाँ हैं, उनका उपयोग अपने लिए, स्वयं के लिए, हितों के लिए करना, वही राजनीतिक भ्रष्टाचार है। अब
फ्रेंड्स ये तो थे आपके 15 वर्ड के अंदर पूछे गए क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट है वो 50 वर्ड में जो 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं। ये टोटल आपकी यूनिट 20 मार्क्स की होती है, जिसमें 5 क्वेश्चन तो 2 मार्क्स के आते हैं और 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स से। तो पहला क्वेश्चन है 5 मार्क्स में, राजस्थान में जनजातियों की कोई 5 समस्याएं लिखिए। एक समस्या का मतलब 1 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलेगा एग्जाम में। तो सामाजिक समस्या, धार्मिक समस्या, आर्थिक समस्या, निर्धनता और सार्वजनिक विकलांगताएं, शैक्षिक समस्याएं, बेरोजगारी और बंधुआ मजदूरी और भूमि से अलग होना, ये समस्याएं इनकी हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं सामाजिक समस्या में कौन सी समस्या है। शुद्धता में प्रदूषण की अवधारणा से संबंधित समस्या है। छुआछूत की समस्या ये सामाजिक समस्या में शामिल है। धार्मिक समस्या में क्या है, अछूतों को न तो मंदिर में प्रवेश दिया जाता था और न ही मंदिर में देवी देवताओं की पूजा करने का अधिकार है। तो इससे ये अभी भी घर्षित है कहीं कहीं। आर्थिक समस्या और निर्धनता की समस्या, जो ये निर्धनता की समस्या है, ये परंपरागत रूप से अछूत अपनी खुद की संपत्ति से वंचित रहते थे और अधिकतर भूमिहीन मजदूरी थे। उनके पास जमीन नहीं थी और वो भूमिहीन मजदूरी रहते थे और बंधुआ मजदूरी क्या करते थे। आय का स्रोत केवल कृषि एवं वन हुआ करते थे। सार्वजनिक विकलांगताएं, अब सार्वजनिक विकलांगता की समस्या क्या है, हरिजनों को कई सार्वजनिक अपमानों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे कुओं, सार्वजनिक परिवहन के साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों की सेवाओं के उपयोग करने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, जिसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। और क्या समस्या है, शैक्षिक समस्याएं, शिक्षा में जो अशिक्षा इनमें आज भी विद्यमान है, इसका प्रभाव आज भी दिखता है, अशिक्षा है अभी भी जनजातियों में। बंधुआ मजदूरी की समस्या, बेरोजगारी, इससे अशिक्षा है, बंधुआ मजदूरी है और भूमिहीन ये मजदूर होने के कारण ये बेरोजगारी की समस्या इनमें उत्पन्न हुई है और रोजगार के अवसर कम है। भूमि से अलग होना, गांव की मुख्य धारा से जुड़े न होना, ये इनकी मुख्य समस्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 2, MN श्रीनिवासन के अनुसार प्रभु जाति की विशेषताएं बताइए। ये आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया। MN श्रीनिवासन के अनुसार प्रभु जाति की विशेषताएं बताइए। प्रभु जाति वे जाति है जो पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान पर है, प्रभु जातियां कहलाती है। अब इनकी विशेषताएं क्या है, एक तो संख्यात्मक तत्व है कि क्षेत्र विशेष में ये बहुत बड़ी संख्या में विद्यमान होते हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है अन्य जातियों की तुलना में। क्षेत्र विशेष में प्रभु जाति की प्रभावशाली सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक भूमिका है। ये सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से प्रभावशाली है, अन्य जातियों के कंपैरिजन में इनका प्रभुत्व अच्छा है। स्थानीय जाति संस्तरण के आधार पर प्रभु जाति का तुलनात्मक रूप से ऊंचे स्थान पर होना, कि उन्हें सर्वोच्च स्थान दिया जाता था अन्य जातियों की तुलना में जाति संस्तरण में। क्षेत्र विशेष में कृषि भूमि के एक बड़े भाग पर अधिकार होना, क्षेत्र विशेष में कृषि भूमि के एक बड़े भाग पर इनका अधिकार हुआ करता है और अन्य जातियों की तुलना में शिक्षा का स्तर इनका उच्च होता है। तो फ्रेंड्स ये है MN श्रीनिवासन के अनुसार सर्वोच्च जाति या प्रभु जाति की विशेषताएं। और ये फ्रेंड्स ये था आपका जो आप सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनका पेपर सॉल्यूशन। तो अन्य पार्ट के भी सॉल्यूशन इस चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्द ही इस चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर इट।